नमस्कार। लंदन से मैं हूं शिवकांत। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने पिछले सप्ताह अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं। दुनिया इन 75 वर्षों में पूरी तरह बदल चुकी है। हवाई यातायात, पर्यटन, विश्व व्यापार और सूचना क्रांति ने दूरियां कम की हैं। जीवन स्तरों में सुधार हुआ है। लोकतंत्र और बाजारवाद का प्रसार हुआ है। वैश्वीकरण की लहर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं की बदौलत पिछले 75 वर्षों में कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन बढ़ते शहरीकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक विषमताओं के चलते और कई विश्वव्यापी संकट खड़े हो गए हैं, जिनके समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र और उनकी संस्थाएं अक्षम नजर आने लगी हैं। जैसे जलवायु संकट, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और कोविड-19 की महामारी, जिससे इस समय सारी दुनिया जूझ रही है। लेकिन उससे भी गंभीर संकट है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करने वाले अमेरिका के बढ़ते रोष और चीन की महत्वाकांक्षा का। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ अमेरिका का रोष लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को उसने कभी नहीं माना और हाल में उसके अधिकारियों और जजों पर प्रतिबंध लगाए हैं ताकि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के मानवाधिकार हनन की छानबीन न की जा सके। पिछले साल अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में व्यापारिक विवादों का निपटारा करने वाली याचिका अदालत के जजों की नियुक्ति को रोककर विश्व व्यापार संगठन को ही बेमानी कर दिया। इस साल उसने कोविड-19 की महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के कामकाज को लेकर उससे हाथ खींच लिया है। वह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि को भी मानने को तैयार नहीं है और संयुक्त राष्ट्र के पूरे कामकाज और अनुदान प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। दूसरी तरफ चीन संयुक्त राष्ट्र संधियों का उल्लंघन करने और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने में लगा रहता है। जैसे विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अपनी कंपनियों को गुप्त रूप से सब्सिडी देना, अपने शिनजियांग और तिब्बत जैसे तथाकथित स्वायत्त प्रांतों में मानवाधिकारों को ताक पर रखकर विरोधियों को बंदी शिविरों में डालना, हांगकांग की स्वायत्तता संधि का उल्लंघन करते हुए वहां पर अपने सुरक्षा नियमों को लगाने की कोशिश करना, अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल के फैसले के बावजूद दक्षिण चीन सागर को अपना मानकर वहां वियतनाम और फिलीपींस जैसे दूसरे देशों के जहाज़ों पर हमले करना, कोविड-19 की महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन को अंधेरे में रखना और भारत से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करना और रोके जाने पर गोली बारूद न चलाने के शांति समझौते का उल्लंघन करते हुए जुगाड़ू हथियारों से हमला करके 20 सैनिकों को मार डालना। भारतीय सीमा पर किए गए हमले के बाद से अमेरिका और यूरोप भर के समाचार माध्यमों में छप रहे चीन विरोधी लेखों की कड़ी में पिछले सप्ताह जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री जोश्का फिशर, हांगकांग के पूर्व गवर्नर क्रिस पैटन और स्तंभकार हेनरी ओल्सन और फरीद जकारिया के लेख छपे हैं, जिनमें चीन की इन हरकतों की कड़ी निंदा करते हुए चीन पर अंकुश लगाने के उपाय सुझाए गए हैं। जोश्का फिशर का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र का अमेरिकी सिरदर्द तो शायद नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के साथ ही दूर हो जाएगा। असली सिरदर्द चीन साबित होने वाला है। क्रिस पैटन ने चीन की शी जिनपिंग सरकार की आक्रामक नीतियों की तुलना सन 1911 की विल्हेल्म जर्मन सरकार से की है। उन दिनों जर्मनी ने मोरक्को को निशाना बनाकर ब्रिटेन और फ्रांस को भिड़ाने की चाल चली थी, जो जर्मनी के खिलाफ पहले विश्व युद्ध का कारण बनी। उसी तरह चीन इस समय ताइवान, वियतनाम और भारत से झगड़ा मोल लेकर अमेरिका को ललकारने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो चीफ स्टीवन ली मायर्स ने अपने लेख में लिखा है कि चीन छेड़ भले ही ताइवान, हांगकांग, जापान, वियतनाम और भारत को रहा हो, लेकिन उसका असली निशाना अमेरिका है। चीनी शी जिनपिंग सरकार को लगता है कि दक्षिण चीन सागर, ताइवान, जलडमरू मध्य और लद्दाख से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। चीन अपने प्रभाव क्षेत्र को व्यापार और रणनीति के सहारे फैलाना चाहता है। उसका बेल्ट एंड रोड या BRI अभियान उसी व्यापार नीति का सिरमौर है और उसकी हिफाजत के लिए दक्षिण चीन सागर और अक्से चीन में किसी भी तरह की संभावित चुनौती को नाकाम करना उसकी रणनीति की ज़रूरत है। इससे पहले कि अमेरिका भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को लामबंद करके चीन का घेराव करे, चीन अपनी सुरक्षा की ऐसी व्यूह रचना कर लेना चाहता है जिसके चलते ये लामबंदी बेकार हो जाए। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के लेख में फरीद जकारिया का मानना है कि शी जिनपिंग की यह आक्रामक रणनीति चीन की एक बहुत बड़ी भूल है। चीन के विकास की कहानी
डंग शाओपिंग के ताकत का प्रदर्शन न करते हुए चुपचाप आगे बढ़ने के सिद्धांत से शुरू हुई थी। बाद में पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ ने उसे शांत महाशक्ति के विकास के रूप में परिभाषित किया था। लेकिन जिस तरह चीन पूरी दुनिया को कोविड-19 की महामारी में उलझाकर आक्रामक तेवर के साथ अपने प्रभाव क्षेत्र को फैलाने की कोशिशें कर रहा है, उससे उसकी छवि शीत युद्ध के दिनों के सोवियत संघ जैसी हो जाएगी, जो समाजवाद के नाम पर तानाशाही फैलाने की वजह से दुश्मनों से घिर गया था। लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। सोवियत संघ ने आर्थिक शक्ति बढ़ाए बिना सैनिक और वैचारिक शक्ति के बलबूते पर अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने की कोशिश की थी। चीन पहले आर्थिक शक्ति जुटाकर इस काम में लग रहा है, इसलिए उसे सोवियत संघ की तरह आसानी से घेर पाना मुश्किल होगा। वॉशिंगटन पोस्ट में ही छपे लेख में हेनरी ओल्सन ने लिखा है कि चीन पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका को अपने पूंजीवादी कट्टरवाद पर लगाम कसनी होगी। चीन ने अमेरिका के बाजारवाद का फ़ायदा उठाते हुए कम दामों पर माल बेचकर दुनिया के बाज़ारों पर राज किया है। वह अमेरिकी कंपनियों की तकनीक चोरी करता है, लोगों से जानवरों की तरह काम कराकर और ज़रूरत पड़े तो सब्सिडी देकर कीमतें कम रखता है और व्यापार से कमाए धन का प्रयोग अपना उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों में करता है ताकि उसका माल सस्ता रहे और बाज़ार में उसका कोई मुकाबला न कर पाए। इस तरह उसने अमेरिका और यूरोप का सारा निर्माण उद्योग अपने यहाँ लगवा लिया है। भारत के साथ भी यही हुआ है। चीन ने 5 साल पहले मेड इन चाइना 2025 नाम की एक नीति बनाई थी। इस नीति का उद्देश्य चीनी गणतंत्र की स्थापना के शताब्दी वर्ष 2049 तक अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धि, रोबोटिक्स, मशीनी ज्ञान, उन्नत कार, जैव तकनीकी, टेक और रक्षा अनुसंधान जैसे 10 अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम करना है। हेनरी ओल्सन का कहना है कि चीन पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका, यूरोप और उसके मित्र देशों को इन सभी क्षेत्रों में संरक्षणवादी नीतियां अपनानी पड़ेंगी। मुश्किल ये है कि अमेरिका और यूरोप के कट्टर पूंजीवादी ही सबसे पहले इन नीतियों का विरोध करेंगे और कीमतें बढ़ने या व्यापार घटने की दलीलें दे देकर चीन के माल पर कोई शुल्क नहीं लगाने देंगे। इसलिए चीन पर अंकुश लगाने वाले देशों को सबसे पहले अपने यहाँ के कट्टर पूंजीवादियों पर अंकुश लगाना होगा। उन्नत तकनीक के सामान को अपने यहाँ बनाने के लिए ऊंचे दाम देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। थोड़ा पैसा उपभोक्ता वर्ग की जेबों से कामगर लोगों की जेबों की तरफ जाएगा, पर पैसा देश में रहेगा। मिसाल के तौर पर 5G तकनीक के मामले में अमेरिका के साथ साथ यूरोप और भारत को भी चीनी कंपनी हुआवे की तकनीक का बहिष्कार करना होगा। चीन दुर्लभ रसायनों के अपने भंडार का प्रयोग एक हथियार के तौर पर करता आया है। अमेरिका, यूरोप और भारत को इससे सबक लेकर चीन पर निर्भरता के विकल्प खोजने होंगे। मिसाल के तौर पर भारत का दवा उद्योग चीनी दवा रसायनों पर निर्भर है। भारत को दवा रसायनों और मशीनों के उन कलबुर्जों के उद्योग अपने यहाँ लगाने होंगे जो चीन से आते रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन पिछले कुछ सालों से इसी प्रक्रिया में लगा है ताकि चीन के साथ चल रहा उसका व्यापार घाटा और अमेरिकी उद्योगों की चीन पर निर्भरता कम हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में तालमेल की कमी है। पिछले सप्ताह उन्होंने H-1B वीज़ा पर इस साल के अंत तक रोक लगा दी। उनका तर्क था कि वीज़ा रोकने से ये रोज़गार कोविड-19 से बेरोज़गार हुए अमेरिकियों को मिल सकेंगे, लेकिन उनकी ये भूल है। H-1B वीज़ा पर भारत और चीन से ऐसे प्रशिक्षित युवा आते हैं जो अमेरिका में नहीं हैं। अमेरिका की टेक कंपनियों ने नाराज़ होकर कहा कि अब उन्हें प्रशिक्षित लोगों के लिए कनाडा जाना पड़ेगा और ये नौकरियां कनाडा चली जाएंगी। भारत और चीन से H-1B वीज़ा पर आने वाले लोग अपने ही देशों में रहकर नए धंधे खोल लेंगे। टेक कंपनियों के मालिकों का कहना था कि इस तरह के फैसलों से उल्टा भारत और चीन ग्रेट बनेंगे या फिर कनाडा ग्रेट बनेगा, अमेरिका नहीं। वैसे भारत के टेक स्नातकों को H-1B वीज़ा पर लगी इस अस्थायी रोक से बहुत ज़्यादा दिन परेशान नहीं होना पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के नए लोकमत सर्वेक्षण के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चुनावी लोकप्रियता में अपने प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से 14 अंकों से पिछड़ चुके हैं। फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन जैसे निर्णायक 6 स्विंग राज्यों में भी वे जो बाइडेन से काफ़ी पीछे चल रहे हैं, इसलिए उनके चुनाव जीतने के आसार फीके पड़ रहे हैं।
वैसे 4 महीनों के भीतर चुनावी तस्वीर बदल भी सकती है, लेकिन चुनाव सर्वेक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार निर्णायक राज्यों में गोरे कामगर समुदाय के लोग भी ट्रंप से नाराज हैं, जिनके बलबूते पर ट्रंप ने पिछला चुनाव जीता था। गोरे कामगर समुदाय में समर्थन का घटना ट्रंप के लिए सबसे बुरी खबर है। इसकी एक बड़ी वजह कोविड-19 महामारी पर काबू पाने में ट्रंप की नाकामी है। महामारी पर काबू पाने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने और टीका बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देने के ट्रंप साहब के दावों के बावजूद कोविड-19 महामारी की सबसे बुरी मार अमेरिका पर पड़ी है। दुनिया भर के 1 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा लोगों को यह महामारी लग चुकी है, जिनमें से 26 लाख अमेरिका में है। दुनिया भर में 5,04,000 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है, जिनमें से 1,28,500 अमेरिकी हैं। यानी बीमार होने वाले और मरने वालों में से हर चौथा इंसान अमेरिका का है। अमेरिका के लगभग आधे राज्यों में महामारी की लहर चल रही है। इसके बावजूद बाजार और यातायात खोल दिए गए हैं और लोग मास्क लगाने और शारीरिक दूरी रखने के सुझावों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी माहौल में राष्ट्रपति ट्रंप की चुनावी रैलियां हो रही हैं, जिनमें लाखों लोग उनकी देखा देखी मास्क नहीं लगाते हैं। यूरोपीय संघ के देश 1 जुलाई से हवाई यातायात खोल रहे हैं, लेकिन 27 देशों के राजदूतों ने अमेरिका और रूस के हवाई यातायात को बंद रखने का फैसला किया है, क्योंकि इन दोनों देशों में महामारी अब भी तेज़ी से फैल रही है। अमेरिका के लिए विडंबना की बात यह होगी कि चीन से आने वाले यात्रियों को यूरोप में आने की अनुमति होगी, लेकिन अमेरिका से आने वाले यात्रियों को नहीं। अमेरिकी राष्ट्रीय दिवस के सप्ताह में यूरोप द्वारा लगाया जाने वाला ये यात्रा प्रतिबंध अमेरिकियों को तमाचे जैसा लगेगा। लेकिन इस विडंबना के लिए ट्रंप अपने सिवा और किसी को दोष नहीं दे सकते। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेटिकट राज्यों ने दक्षिणी राज्यों से आने वाले लोगों पर भी 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहने की शर्त लगा रखी है। फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे दक्षिणी राज्यों में हालात इतने ख़राब हैं कि पाबंदियां फिर से लगानी पड़ रही हैं। इसी सप्ताह अमेरिका की मासिक रोजगार रिपोर्ट भी आने वाली है, जिससे अंदाज़ा लग सकेगा कि कारोबार खुलने से कितने लोगों को उनके रोज़गार वापस मिल सके हैं। पिछले 3 महीनों में लगभग 4.25 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गारी भत्तों के लिए आवेदन कर चुके हैं। ट्रंप सरकार ने राहत के तौर पर लोगों को जो $1200 के चेक दिए थे, वे कभी के खर्च हो चुके हैं। रोज़गार विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 महामारी में बेरोज़गार हुए हर 4 में से 1 व्यक्ति के लिए रोज़गार का संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि 3 महीनों से कारोबार ठप हैं। कंपनियां, शहरी प्रशासन और कुछ राज्य प्रशासन भी दिवालिया होने वाले हैं। यहाँ लंदन में 4-5 ज़िलों की नागरिक सरकारें दिवालिया होने को हैं। केंद्र सरकारें किस किस को बचा पाएंगी? वैसे ही अमेरिका का इस वर्ष का बजट घाटा $3,80,000 करोड़ यानी 18.7% हो चुका है। अमेरिका का कुल कर्जा बढ़कर $26,31,000 करोड़ पार कर गया है, जो अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से भी 30% ज़्यादा है। येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मॉर्गन स्टैनली के पूर्व चेयरमैन स्टीवन रोच का मानना है कि घरेलू बचत भी इतिहास के अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गई है। इसका असर देर सवेर डॉलर की कीमत पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत में 30% तक की गिरावट आ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो तेल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई भी। विश्व बैंक का कहना है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में वैसे ही इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले 4.9% की कमी आने वाली है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी 7% के आसपास की गिरावट आएगी। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति की तस्वीर महामारी से भी भयावह होती जा रही है। भारत और ब्राज़ील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाली देशों की हालत और अमेरिका और चीन में महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते डर ने उस अर्थव्यवस्थाओं के उछाल की आशाएं धूमिल कर दी हैं, जिसकी बहुत से लोगों को आशा थी। मिर्ज़ा गालिब साहब का मशहूर शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। नमस्कार।